जय भीम। मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। जाति का विनाश में आज जिस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे उसको सबसे ज्यादा कोट किया जाता है, जो है जाति सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं है, यह श्रमिकों का भी विभाजन है। तो पिछले टॉपिक जिसमें आर्थिक सुधार की बात डॉक्टर अंबेडकर ने कही कि कम्युनिस्ट ऐसा सोचते हैं कि आर्थिक सुधार सबसे जरूरी है और सामाजिक सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है उसके बाद। तो अब डॉक्टर अंबेडकर ये समझा रहे हैं कि कम्युनिस्टों की सोच कितनी गलत है, क्योंकि श्रम का विभाजन एक बात है और श्रम के विभाजन में भी जो श्रमिकों का विभाजन है वो दूसरी बात है। तो चलिए जान लेते हैं डॉक्टर अंबेडकर क्या बोल रहे हैं। 4.1 ये शर्म की बात है कि आज भी जाति का बचाव करने वाले लोग हैं। बचाव करने वाले बहुत से हैं। जाति का बचाव इस आधार पर किया जाता है कि ये श्रम विभाजन का ही दूसरा नाम है, और अगर श्रम विभाजन प्रत्येक सभ्य समाज का एक आवश्यक लक्षण है तो जो तर्क दिया जाता है कि जाति व्यवस्था में कुछ भी बुराई नहीं है, तो अब एक सिंपल सी बात कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था को किस तरीके से सभ्य समाज के लिए की गई व्यवस्था के तौर पर ढक दिया जाता है, जबकि इसकी पीछे की असल वजह कुछ और है। इस दृष्टिकोण के विरुद्ध जो पहली बात कही जानी चाहिए वह यह कि ये सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं करती, ये श्रमिकों का भी विभाजन है। सभ्य समाज में निश्चय ही श्रम विभाजन की जरूरत होती है। तो इस बात को डॉक्टर अंबेडकर मानते हैं कि समाज को सही तरीके से चलाने के लिए उसको कैटेगराइज करना पड़ता है तरह तरह के प्रोफेशंस के जरिए। एक डॉक्टर से यदि हम एग्जाम्पल लें, और यहाँ पर मुन्ना भाई MBBS फिल्म का एग्जाम्पल भी मैं कोट करना चाहूंगी, क्योंकि फिल्मों से बातें कनेक्ट करके उन्हें समझाना बहुत आसान होता है। जैसे कि डॉक्टर जो है वो मरीज का इलाज करते हैं और उनको भगवान का दर्जा दे दिया जाता है, लेकिन क्या सिर्फ डॉक्टर ही सही इलाज करते हैं? डॉक्टर के साथ साथ जो पूरी सिस्टम, पूरा टीम काम करता है, उसका क्या? डॉक्टर सिर्फ दवाई रेफर करते हैं, उस दवाई को पेशेंट को टाइम पे खिलाना और टाइम पे जूस, दूध, खाना देना और उसके आसपास के एटमॉस्फेयर को क्लीन करना हर तरीके से, ये सारे डिपार्टमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। इन सब के बिना डॉक्टर की दवाई का असर हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये सब भी सम्माननीय प्रोफेशंस के तहत आना चाहिए और इन्हें भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना कि एक डॉक्टर को मिलता है मरीज को ठीक करने के लिए। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि इसको आप मुन्ना भाई MBBS के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जिसमें संजय दत्त जो है वो एक सफाई कर्मचारी को गले लगा लेते हैं और सिर्फ गले लगाने भर से उसकी सारी कड़वाहट निकल जाती है। इसका सिर्फ यही सोशल मैसेज था कि हर जो प्रोफेशन है वो रिस्पेक्टेबल है, हर व्यक्ति सम्मान का अधिकारी है। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। लेकिन किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का अप्राकृतिक विभाजन इस तरह नहीं है कि श्रमिकों के एक वर्ग का सदस्य श्रमिकों के ही दूसरे वर्ग में शामिल न हो सके। जाति व्यवस्था सिर्फ श्रमिकों का विभाजन नहीं है जो श्रम विभाजन से एकदम अलग है, बल्कि ये ऊंच नीच की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें श्रमिकों का विभाजन इस तरह किया जाता है कि श्रमिक दूसरे श्रमिक से ऊंचे पायदान पर खड़ा हो। किसी भी अन्य देश में श्रम विभाजन के साथ श्रमिकों का ये ऊंच नीच का सोपान क्रम नहीं है। तो इसे आप और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जो भी एग्जाम्पल्स रखे हैं वो उनके टाइम पीरियड के हिसाब से रखे हैं, लेकिन ये हमें तभी समझ में आएंगे जब हम इन्हें अपने टाइम पीरियड के एग्जाम्पल्स के साथ कनेक्ट करेंगे। उसी के तहत एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ उत्तराखंड से, जो भोजन माता सुनीता देवी जी का था, जिनको आर्थिक रूप से आप लोगों ने भी भरपूर सहयोग किया। उनका काम क्या था? खाना बनाकर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना, उन्हें खिलाना। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को ये कैसे पता चला कि वो किस जात को बिलोंग करती हैं? उन्होंने सवर्ण जात के बच्चों ने उनके हाथ का बना हुआ खाना खाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अपर कास्ट की किसी लेडी के हाथ से ही वो खाना खाएंगे। तो ये जो है ये सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं है, ये श्रमिकों का भी विभाजन है। उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल्स समझ में आ रहे होंगे। 4.2
जाति व्यवस्था के बारे में इस दृष्टि की आलोचना का एक तीसरा बिंदु भी है। श्रम का ये विभाजन स्वतः स्फूर्त नहीं है, न ही इसका आधार प्राकृतिक रुझान है। सामाजिक और व्यक्तिगत दक्षता की मांग ये है कि हर किसी भी व्यक्ति की क्षमता को उस ऊंचाई तक विकसित करें कि वह अपना व्यवसाय चुन सके और उसमें आगे बढ़ सके। जाति व्यवस्था में इस सिद्धांत का उल्लंघन होता है, क्योंकि यह व्यवस्था पहले से निर्धारित कर देती है कि किसी व्यक्ति का व्यवसाय क्या होगा, मूल क्षमताओं के प्रशिक्षण के आधार पर नहीं, बल्कि इस बात पर कि उसके माता पिता की सामाजिक हैसियत क्या है। तो यहाँ पर वे जो बात कह रहे हैं कि जो भी प्रोफेशन हमें सौंपा जाता है वो हमारी सामाजिक हैसियत के हिसाब से सौंपा जाता है, ना कि बाय चॉइस। ये बाय फोर्स होता है। एक बच्चा जो हो सकता है वाल्मीकि समाज का हो, जिसके माता पिता सफाई कर्मचारी हो, लेकिन वो पढ़ने में बहुत अच्छा हो और वो आगे अपनी स्टडीज को कैरी ऑन करना चाहता है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था उसको इस बात की इजाजत नहीं देती। उसी बात को यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर समझा रहे हैं कि बाय फोर्स हैं ये सारे प्रोफेशंस, नॉट बाय चॉइस। ऑफ कोर्स बाय चॉइस कोई भी सफाई कर्मचारी बनना नहीं चाहेगा, उसके लिए भी सरकार को काम करना चाहिए। जैसे विदेशों में सारा काम मशीनें करती हैं और जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनका ये काम होता है कि उन मशीनों को प्रॉपर तरीके से कैसे इस्तेमाल में लाया जाए उस बारे में उनको प्रशिक्षित किया जाता है। 4.3 एक अन्य दृष्टि से देखने पर व्यवसायों का यह स्तरीकरण जो जाति व्यवस्था का परिणाम है, निश्चित रूप से घातक है। उद्योग कभी भी स्थिर नहीं होते। तो इस लाइन को फुटनोट्स में दिया हुआ है, उसको भी पढ़ लेते हैं। जॉन डेवी ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ाया है और गहरे स्तर पर प्रभावित भी किया है। जॉन डेवी 20 अक्टूबर 1859 से 1 जून 1952 एक अमेरिकन दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, शिक्षाविद थे। उनके विचारों ने शिक्षा और सामाजिक सुधारों पर गहरा प्रभाव डाला। तो एक शिक्षाविद का, एक पढ़े लिखे व्यक्ति का, शिक्षक का क्या काम होता है? समाज में नई नई सोच को डेवलप करना, जिससे सामाजिक बदलाव आ सके और पहले से एक कदम समाज आगे बढ़ सके। आर्थिक मामलों के चिंतक के रूप में भी वे जाने जाते हैं। जॉन डेवी औद्योगिक लोकतंत्र के हिमायती थे। उनके अनुसार राजनीति और समाज के साथ उत्पादन एवं व्यापार का लोकतांत्रिकरण करना आवश्यक है। उनके औद्योगिक लोकतंत्र का अर्थ था पूंजीवादी श्रेणी क्रम को ध्वस्त कर देना और सार्वजनिक संपदा और संस्थाओं पर राजकीय नियंत्रण कायम करना। और हमारी मौजूदा सरकार ठीक इसके उलट काम कर रही है। जितने भी पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर थे उनको बेच कर कॉर्पोरेट के हाथों में सौंप दिया गया है। फिर वह चाहे रेलवेज हो, BSNL हो, प्राकृतिक संपदा हो, सब कुछ, हवाई अड्डे, यहां तक के प्लेटफॉर्म्स तक भी। ये व्यवहारवादी दार्शनिक के रूप में जाने गए। ये कोलंबिया विश्वविद्यालय में अंबेडकर के शिक्षक थे। डेवी के विचारों का अंबेडकर पर गहरा प्रभाव पड़ा था। उनके विचारों के बहुत सारे तत्वों को अंबेडकर ने भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में व्याख्यायित और विश्लेषित किया था। तो डॉक्टर अंबेडकर के गुरु कौन कौन थे, इसके ऊपर जरा नजर डालिए। तथागत बुद्ध, संत कबीर, महात्मा फूले और उनके खुद के प्रोफेसर जॉन डेवी। तो ऐसे लोग जिन्होंने समाज में एक नई सोच स्थापित करी, एक नए विचार को इंट्रोड्यूस किया, जिससे सोसाइटी जो है कुछ कदम आगे बढ़ सके रूढ़ियों से। तो ऐसे लोग डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणा रहे हैं। इसीलिए इतनी अच्छी बातें, इतना अच्छा संविधान वे दे सके देश को। उनमें तेजी से और अचानक तब्दीली आती है। इन तब्दीलियों के मद्देनजर व्यक्ति को अपना व्यवसाय बदलने की छूट होनी चाहिए। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने को समायोजित करने की आजादी के बिना किसी को भी अपनी जीविका अर्जित करने में कठिनाई होगी। लेकिन जातीय व्यवस्था हिंदुओं को वह व्यवसाय अपनाने नहीं देगी जिसकी समाज में ज्यादा जरूरत है। अगर वह उनका पैतृक व्यवसाय नहीं है, जो व्यवसाय उनकी जाति के लिए निर्धारित नहीं है, ऐसा कोई नया काम पकड़ने की बजाय कोई हिंदू भूखों मरता दिख रहा है, तो इसका कारण जातीय व्यवस्था में पाया जा सकता है।
तो बहुत बड़ा दर्शन वे सामने रख रहे हैं कि सीधी सी बात है, अगर इतने सारे लोग भूखों मरने के कगार पर आ गए हैं तो उसका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट है वो जाति व्यवस्था से जाकर जुड़ता है। जाति व्यवस्था किसी को भी अलाउ नहीं करती कि अपने पेशे में बदलाव करे, खासकर शूद्रों और अस्पृश्यों के लिए। तो वे नहीं चाहते, हिंदू नहीं चाहते कि इनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे आएं। यदि एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव के पोस्ट के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो विचार संपन्न हो, तो वो हिंदुओं को नहीं चाहिए। उन्हें ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो उनका अपना समजात बंधु हो। तो डिक्लाइन तो करेगा ही पूरी सोसाइटी। उसको बहुत अच्छी तरीके से यहां पर रखा है डॉक्टर अंबेडकर ने। जो व्यवस्था उनकी जाति के लिए निर्धारित नहीं है, ऐसा कोई नया काम पकड़ने के बजाय कोई हिंदू भूखों मरता है तो उसका कारण जाति व्यवस्था में पाया जा सकता है। व्यवसायों के पुनर्संयोजन की अनुमति न देने के कारण जाति देश भर में दिखाई पड़ने वाली बेकारी का एक बड़े हिस्से का प्रत्यक्ष कारण बन जाती है। 4.4 वैसे इस बात को आप अग्निवीर प्रोसेस के जरिए भी समझ सकते हैं। 4 साल के बाद 25% लोगों को स्थायी कर दिया जाएगा, और वो 25% कौन होंगे, उसमें जाति तो जरूर देखी जाएगी। तो ये सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं, श्रमिकों का भी विभाजन है। और जो एक लंबी 75% की जनसंख्या अग्निवीरों के तहत जो भर्ती के 75% लोग बेरोजगार हो जाएंगे 4 साल के बाद, उसमें ये जाति व्यवस्था ही फैक्टर होगा। यही डॉक्टर अंबेडकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 4.4 श्रम विभाजन के रूप के तौर पर जाति व्यवस्था में एक और गंभीर दोष है। जाति व्यवस्था द्वारा पैदा किया गया श्रम विभाजन किसी चुनाव पर आधारित विभाजन नहीं है। निजी भावना, निजी प्राथमिकता के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। ये पूर्व निर्धारण के रूढ़ सिद्धांत पर आधारित है। ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है जो शुरू से चला आ रहा है हजारों सालों से, कि एक वाल्मीकि समुदाय से जो बच्चा है वो वही काम करेगा जो उसके माता पिता कर रहे हैं। एक चमार यदि जूता सिलता है तो उसका बच्चा भी जूता ही सिलना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। सामाजिक दक्षता के बारे में विचार करें तो इस ओर ध्यान देने के लिए हम बाध्य हो जाएंगे कि औद्योगिक प्रणाली की सबसे बड़ी बुराई इससे पैदा होने वाली इतनी गरीबी और पीड़ा उतनी नहीं है जितनी यह है कि इतने सारे लोग ऐसे व्यवसायों में लगे हुए हैं जो उन्हें कतई पसंद नहीं है। ऐसे व्यवसाय व्यक्ति में लगातार विरुचि, दुर्भावना और पलायन की इच्छा पैदा करते रहते हैं। कि पहले भी बताया, नॉट बाय चॉइस, बाय फोर्स आप सफाई कर्मचारी हैं। 4.5 भारत में बहुत से ऐसे व्यवसाय हैं जो हिंदुओं द्वारा निम्न स्तर के माने जाते हैं, और इस कारण उन लोगों में विरुचि पैदा होती है जो इन व्यवसायों में लगे हुए हैं। इन व्यवसायों से बचने और इनसे पलायन करने की इच्छा लगातार बनी रहती है, जिसका जन्म सिर्फ दारुण प्रभाव से होता है, जिसका शिकार हिंदू धर्म द्वारा इन व्यवसायों के साथ जड़ दिए गए अपमान और कलंक के कारण इन व्यवसायों में लगे हुए लोगों को होना पड़ता है। तो वाल्मीकि समुदाय, हम बेहद रिस्पेक्टेबल बात हो गई है तो वाल्मीकि समुदाय कहने की, लेकिन सीधा सीधा आप देखिए कि छी भंगी ऐसा कहकर उन्हें कलंकित किया जाता है उनके प्रोफेशन को। जबकि यदि वो लोग ना हो, सफाई कर्मचारी ना हो, तो सब तरफ जितनी गंदगी हो जाएगी उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बजाय उनके प्रोफेशन में उनको रिस्पेक्टेबल समझने के कि इनकी वजह से हम बीमारियों से दूर रहते हैं, इसीलिए इनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हम उनको दुत्कार कर एक तरफ कर देते हैं। और चमार को तो गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यही बात यहां पर डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं। जिस व्यवसाय में ना आदमी का दिल उसके काम के साथ होता है और ना उसका दिमाग, वहां कौन सी दक्षता पैदा हो सकती है। अतः एक आर्थिक संगठन के तौर पर जाति चूंकि मनुष्य की नैसर्गिक क्षमताओं और रुझानों को सामाजिक नियमों की अनिवार्यता के अधीन कर देती है, इसलिए यह एक हानिकारक संस्था है। तो मैंने आपको सुनीता देवी, भोजन माता सुनीता देवी का उदाहरण समझाया, मुन्ना भाई एमबीबीएस के जरिए सफाई कर्मचारी का उदाहरण देकर मैंने आपको समझाया, मैंने आपको अग्निवीर का एग्जाम्पल देकर समझाया।
तो मुझे नहीं लगता कि इन सारे कंटेम्प्रेरी मुद्दों के साथ इस भाषण को जोड़ने से अब आपके मन में कोई भी दुविधा रह गई होगी इसे समझने में। लेकिन फिर भी यदि कोई दुविधा होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियोस आपको कैसे लगे इन्हें जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और पसंद आए तो इन्हें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घर में बाकी लोगों को भी सुनाइए, अकेले मत सुनिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर चर्चा होगी अगले टॉपिक के ऊपर। इसी के साथ आगे दीजिए, धन्यवाद।